तो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे नई बुक समरी के बारे में जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। अब सबसे पहली बात इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको अपनी रीडिंग हैबिट स्टार्ट करनी है तो आपको इसी बुक से स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ इस बुक से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इस बुक की जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, वो नहीं तो आपको स्कूल में सिखा जाती है और नहीं घर पे सिखा जाती है। इस बुक में ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपने शायद ही कहीं सुनी होंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं जो पहला पॉइंट आता है वो आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब इन दोनों चीज़ों का बेसिक डिफरेंस मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एसेट्स वो चीज़ें होती है विच पुट्स मनी इन योर पॉकेट एंड लायबिलिटी वो चीज़ जो होती है विच टेक्स मनी आउट फ्रॉम योर पॉकेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कार खरीदते हो तो उस कार को चलाने के लिए बाद में आपको पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज का खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब कि कार खरीदने के बाद में आपको उस पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई ड्राइवर उबर ओला के लिए कार खरीदता है तो वो अलग बात होती है, क्योंकि बाद में वही कार उसको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होती है। अब दूसरी बात आती है एसेट्स की। अब एसेट्स इन सिंपल विच पुट्स मनी इन योर पॉकेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो जो आपको आपके प्रेजेंस के बिना, आपके सोने के बाद में भी, आपके उठते जागने के बाद में भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होती है, उसको बोलते हैं एसेट्स। जैसे कि स्टॉक मार्केट, शेयर्स, बॉन्ड्स और बहुत सारी, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। अब दूसरी बात हम करने वाले हैं कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो बेसिकली एक चार्ट होता है जो आपका मंथली फ्लो ऑफ द कैश दर्शाता है कि आपका मनी किधर से किधर जा रहा है, वो दर्शाता है। तो आगे एसेट्स के बारे में बात करने से पहले हम डिफरेंट वर्किंग क्लासेज के कैश फ्लो चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये चार्ट होता है किसी पुअर क्लास का, जो कि मतलब ज़्यादा कमाने रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पुअर क्लास में बेसिकली क्या होता है, जो भी इनकम आती है वो सारी एक्सपेंसेस में निकल जाती है, जैसे कि लोन्स हो गया, टैक्स पेमेंट होगी। दूसरी क्लास आती है मिडिल क्लास। अब बेसिकली मिडिल क्लास में क्या होता है, जितनी भी एक्सपेंसेस आती है ना, वो सारी की सारी लायबिलिटीज़ में निकल जाती हैं, जो कि वो सोचते हैं कि वो एसेट्स हो रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो आगे जाके उन्हीं को खर्चा करवाती हैं। अब लास्ट क्लास आती है रिच क्लास। रिच क्लास में जो भी इनकम आ रही होती है ना, वो सारी इनकम एसेट्स में जाती है। एसेट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो सारा रेवेन्यू मंथली एक्सपेंडिचर में काम होता है, जैसे कि टैक्स हो गया, मॉर्गेज, लोन पेमेंट। वैसे रिच क्लास के पास में इतनी लायबिलिटीज़ नहीं होती है जितनी एसेट्स होती हैं, तो उनका सारा मंथली एक्सपेंडिचर एसेट से निकल जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो माइंडसेट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि है रिच डैड माइंडसेट एंड पुअर डैड माइंडसेट। बेसिकली जो ऑथर के रिच डैड होते हैं वो उसके फ्रेंड के डैड होते हैं, और जो रियल डैड होते हैं वो उनको पुअर डैड बोलता है। ऑथर के हिसाब से जो उनके पुअर डैड थे वो ये मानते थे कि मनी ही सारी बुराइयों का जड़ होती है, और जबकि रिच डैड थे वो ये मानते थे कि मनी की कमी होना सारी बुराइयों की जड़ होती है। टैक्स के बारे में एक बात ये भी है कि जो कॉमन मैन होता है ना, वो 4 से 5 महीने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करता है, मतलब कि पहले गवर्नमेंट को टैक्स देता है और बाद में जो बचता है उससे अपना गुजारा करता है। जबकि कॉरपोरेशन जो रेवेन्यू आता है उसको पहले जितना उसके उतना खर्च करती है और बाद में जो बचता है उस पर टैक्स देती है। तो अब हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स में आते हैं आपके बिजनेस, स्टॉक्स, शेयर्स, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स एंड जैसे रॉयल्टीज़ हो गई, लाइसेंसिंग हो गई, जैसे कि जो आपको मिलता है पेटेंट्स के ऊपर मिलता है और बुक्स के ऊपर मिलता है। तो अब हम बात करेंगे रियल इस्टेट के बारे में। रियल इस्टेट में क्या होता है, बेसिकली कोई बिल्डिंग को खरीदता है और उसको मार्केट प्राइस के कंपेयर में लो प्राइस में खरीदता है और उसको बाद में इम्प्रूव करके बेच देता है, और उसको बेचने के बाद में उसका जो मुनाफा होता है वही उसकी रियल इस्टेट इनकम होती है। फॉर एग्जांपल, कोई लैंड ओनर है जो अपनी बिल्डिंग को सस्ते में बेचना चाहता है, क्योंकि उसके पास में कचरा है और उसका सैनिटेशन सही से नहीं है, तो इसलिए वो उसको सस्ते में बेचना चाहता है। मगर कोई आता है और जो उसको कहता है कि ये, और वो उसको मार्केट प्राइस से लो प्राइस में खरीद लेता है और फिर उसको इम्प्रूव करता है, उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करता है और बाद में उसको बेच देता है या फिर होल्ड करता है। होल्ड करने के भी 3-4 फ़ायदे हैं, उनमें से पहला फ़ायदा आता है एप्रीसिएशन। तो होल्ड करने का फ़ायदा ये होता है एप्रीसिएशन के लिए कि जब आप होल्ड करते हो ना, तब उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो रही होती है धीरे धीरे। अब होल्ड करने की वजह से उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होती है, उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से धीरे धीरे आपकी वेल्थ भी इंक्रीज़ हो रही होती है। तब होल्ड करने का दूसरा फ़ायदा आता है टैक्स डिडक्शन। अब टैक्स डिडक्शन में आगे बात करनी है, चलो अभी बात कर लेते हैं। टैक्स डिडक्शन मतलब कि जब मान लो कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की मार्केट प्राइस है 60 लाख रुपीज़। अब उसकी 60 लाख रुपीज़ होने के कारण गवर्नमेंट मानती है कि उसकी है 60 साल उम्र है, उसकी 60 साल उसकी लाइफ स्पेन है,
तो गवर्नमेंट उस लैंड ओनर को 60/60 के हिसाब से 1 लाख का टैक्स डिडक्शन देगी। ये फ़ायदा होता है टैक्स डिडक्शन का। और अब इसका तीसरा फ़ायदा आता है कैश फ्लो का। कैश फ्लो, मान लो कि कोई लैंड ओनर है, वो अपनी बिल्डिंग देता है किसी को और वो उसको डाउन पेमेंट करने के बाद में बैंक लोन से ले लेता है। अब डाउन पेमेंट मतलब कि जो खुद जितना दे सकता है। बैंक से लोन लेने के कारण उसको बैंक से लोन लेने के कारण उसको रेंट पे चढ़ा देता है और रेंट पे चढ़ाने के कारण वो हाई रेंट लेता है। अब हाई रेंट लेने के 2 फ़ायदे हैं। पहली बात तो जो लोन आएगा उसकी किस्त धीरे धीरे निकल जाएगी। दूसरी बात कि उसके पास भी खुद ही वेल्थ जनरेट हो रही होगी। और इसका दूसरा फ़ायदा आता है टैक्स डिडक्शन, जो अब मैंने आपको अभी समझाया था। और इसका तीसरा फ़ायदा आता है इंक्रीज इन वैल्यू, मतलब कि होल्ड करने के कारण धीरे धीरे उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही होगी और वैल्यू इंक्रीज़ होने के कारण उस आदमी की वेल्थ भी इंक्रीज़ हो रही होती है। और इसलिए इसको बोलते हैं विन 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 सिचुएशन। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयर्स। शेयर्स मतलब कि मान लो कि कंपनी है, उसके आप 2 शेयर्स खरीदते हो तो मतलब आप उसके 2% के मालिक बन जाते हो, सिंपल सा एग्जाम्पल के हिसाब से। अब शेयर्स खरीदने का फ़ायदा ये होता है कि मान लो कि कल उस बिल्डिंग की वैल्यू हाई होती है, मान लो कि कल उस कंपनी की वैल्यू बढ़ रही होती है, वैल्यू हाई हो रही है, तो फिर उन बचे हुए 2 शेयर्स की वैल्यू हाई हो रही होती है और जिसकी वजह से आपको बेनिफिट होता है। अब इसमें रिस्क भी है। रिस्क ये है अगर उस कंपनी की इवैल्यूएशन घटती है तो उन 2 शेयर्स की भी इवैल्यूएशन मतलब की कीमत घट जाती है। और फिर आता है हमारा बिज़नेस। अब बिज़नेस का सिंपल सा मॉडल ये है कि ये सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा रुपये कमाने का एक ही तरीका है बस। अब इसमें स्टार्टअप्स का फेल होना वो अलग बात होती है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है रॉयल्टीज़ लेना। रॉयल्टीज़ मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे रॉयल्टीज़, जैसे कि स्क्रिप्ट हो गई, पेटेंट्स हो गए, बुक्स हो गई, म्यूज़िक हो गया। अब इन पर रॉयल्टी का बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि बिल गेट्स हर कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर डालने का कमीशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल कल को आपने कोई किताब लिखी, आपने कल को कोई म्यूज़िक कंपोज किया, अब अगर कोई उस म्यूज़िक को यूज़ करना चाहता है तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मतलब कि आपको रॉयल्टी मिलेगी उसके लिए। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमारा लास्ट टॉपिक आता है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, जो इन फाइनेंशियल एजुकेशन के बीच में जो सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनके बारे में। उनमें से पहला ऑब्स्टिकल आता है फियर, मीन्स द फियर ऑफ लूजिंग मनी, रुपया खोने का डर। अब इसी डर के कारण लोग ज़्यादा कमाते हैं। जो रुपये खोते हैं वो पहले निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू डाउन जाती है और मार्केट वैल्यू डाउन जाने के कारण कैपिटलिस्ट उसमें इन्वेस्ट करते हैं और जब इंक्रीज़ होती है तो उनकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। और अगला हमारा आता है साइनिसिज्म। साइनिसिज्म मतलब कि सिंपल बता दूं कि साइनिसिज्म का मतलब होता है ऑप्टिमिसिज्म का एकदम अपोजिट, मतलब कि पैसिमिस्ट, जो कि जिसको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई हीरो होना चाहिए। हीरो मतलब कि कोई ना कोई मेंटर, जिससे आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो, अपनी गलती को सुधार सकते हो। और बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है लेजीनेस को ओवरकम करना। अब लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए मेरी इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो कि होगी बुक समरी ऑफ द एटॉमिक हैबिट्स। उस वीडियो के अंदर हम इस बुक समरी के ऊपर खुल करके बातें करेंगे। तो इस बुक के हिसाब से मैं आपको सिंपल बता दूं कि अगर आपको अपने लेजीनेस दूर करना है तो किसी भी काम में आप सोचिए आपके लिए उस काम में आपके लिए क्या है हकीकत में, मतलब कि आपको सिर्फ ग्रीड ढूंढना है, लालच ढूंढना है उस काम के अंदर। सिर्फ उस काम के अंदर पूरी चीज़ों को देख कर लालच ढूंढोगे ना तो उसका लालच तो पूरा माइनस में जा रहा होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो है आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नई बुक समरी के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट भी लो।